अच्छा जी, पार्ट 1 में जैसे हमने कंप्लीट कर लिया था अपना मेस्टाइटिस, कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस और उसके बाद टॉक्सिक मेस्टाइटिस। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे जब मैं वहाँ था, जब पहले 8 दिन थे यानी कि फरवरी के अंदर मिड से लेके एंड तक यानी मार्च के स्टार्ट तक, तो उस वक़्त तक पीपीएच के केसेस बहुत आ रहे थे। पीपीएच क्या है? पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया, जिसे आम ज़ुबान में हम रक्त मूत्रा भी बोल रहे होते हैं। यूरिन के अंदर ब्लड का आना, ब्लडी यूरिन का आना। अब ये क्यों आता है, इसकी क्या वजह है? इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस की वजह से यूरिन जो है वो रेडिश कलर का आता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं? जब ब्लड के अंदर फास्फोरस और कॉपर की कमी हो जाती है, ठीक है, किसी वजह से भी, चाहे हम फास्फोरस डेफिशिएंट डाइट दे रहे हैं उस वजह से भी हो सकती है। तो जब ये कमी होगी तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगी और उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह जो यूरिन है वो रेड कलर का आना स्टार्ट हो जाएगा। रेड यूरिन डिजीज भी हम इसे कहते हैं। अच्छा, अब एक बात का ये ख्याल रखना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते वक्त कि आफ्टर पार्चुरेशन जो है वो मेट्राइटिस के चांसेस भी होते हैं। तो हमने मेट्राइटिस का भी ख्याल रखना है कि मेट्राइटिस में भी ब्राउन वाटरी डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो थोड़ा थिक होता है, वो यूरिन के साथ नहीं आ रहा होता। विदाउट यूरिन ही डिस्चार्ज, आप अगर एक गाय बैठी हुई है, ठीक है, तो आप उसके वल्वा से डिस्चार्ज निकलता देख रहे हैं, वो वाटरी हो सकता है, बिल्कुल वाइट कलर का, वाइट वाटरी, और उसमें पस के फ्लैक्स हो सकते हैं, और ब्राउन वाटरी भी वो हो सकता है मेट्राइटिस में। लेकिन जो पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया है, इसके अंदर जो यूरिन यूरिन के साथ जो कलर आएगा, यूरिन का कलर वो रेडिश होगा। तो ये है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। अब इसका ट्रीटमेंट हम वहाँ पे क्या करते रहे हैं? तो वहाँ पे अच्छा, इसमें जानवर की मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिल्कुल लिथार्जिक हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, जानवर खाना पीना छोड़ जाएगा। अच्छा, जब बॉडी से ब्लड निकल जाएगा तो एनीमिया के चांसेस भी हैं। एनीमिया फिर जॉन्डिस की तरफ भी लीड कर सकता है। तो ये जो साइन सिम्टम्स हैं शो होंगे। उसके बाद जब बॉडी से ब्लड में की कमी हो गई है तो हार्ट पंप करना भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि जिस्म के हर हिस्से तक खून भी पहुंचाना है। जब ब्लड कम होगा तो हार्ट की पंपिंग ज़्यादा होगी, तो इससे कहेंगे हम टैकीकार्डिया, तो टैकीकार्डिया भी होगा, और जानवर जो है वो सांस लेना भी तेज़ कर देगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं टैकीपीनिया। तो ये हैं जो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हम नोट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हम अतहूर डेयरी फार्म पे क्या फॉलो करते रहे हैं। उसमें ये था कि हम एक फास्फॉन का इंजेक्शन यूज़ करते थे, जिसमें टोल्डिम फोस सोडियम जिसका अंदर साल्ट है। उसके बाद हम डेक्सामेथासोन 25% ये यूज़ करते थे, सॉरी डेक्सट्रोज 25%। और उसके बाद हम एक साल्ट यूज़ करते थे, MCP, मोनो कैल्शियम फास्फेट। DCP भी यूज़ होता है। पहले वहाँ हमारे जाने से पहले DCP यूज़ हो रहा था, लेकिन अभी वहाँ पे DCP की शायद शॉर्टेज थी, तो वो MCP यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल स्लाइन, और फिर हमने हेपागार्ड और एमिवाइकाम जैसे वो सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट था, क्योंकि जानवर को वीकनेस हो गई है, जानवर ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो बाकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में, जैसे हमने पिछले मेस्टाइटिस में सपोर्टिव ट्रीटमेंट बताया था कि 1000 ml नॉर्मल स्लाइन लेके उसमें 50 ml एमिवाइकाम, 1000 ml नॉर्मल स्लाइन में फिर दोबारा 50 ml कैरासिल, इस तरह वी सेल का इंजेक्शन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस तरह 1000 ml में 300 ml मेटाबोलेस डाल के वो लगाते हैं। तो ये वाला जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये वाला साथ करना है। उसके बाद अगर जानवर बहुत ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हो गया, बहुत ही वीक हो गया है, तो हम 4 से 5 लीटर जो है वो ब्लड लेके किसी दूसरे जानवर से वो भी हम लगा सकते हैं। तो ये है पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया। उसके बाद हम ओरल फ्लूइड्स भी देंगे उसे। ओरल फ्लूइड्स में हम सोडियम फास्फेट, ये एक साल्ट मौजूद है, पानी में मिक्स करके ये हम ओरली देंगे। उसके बाद डाई हाइड्रोजन फास्फेट, ये तकरीबन 60 ग्राम लेके उसको 300 ml वाटर में डाल के ये हमने जानवर को ओरली दे देना है। तो ये है PPH, पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया, और उसका जो प्रोटोकॉल यूज़ करते रहे। उसके बाद क्रोनिक डायरिया के केसेस मौजूद होते हैं, क्रोनिक डायरिया के भी और क्रोनिक नमोनिया के भी।
अच्छा, क्रोनिक नमूनिया में ये होता है कि जानवर एब्डोमिनल रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है, जानवर का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ऐसे कमज़ोर सा होता जाता है, स्किन जो उसकी होती है वो हड्डियों के साथ चमड़ती जाती है, मसल सारे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। एब्डोमिनल एट द एंड जब जानवर बिल्कुल एंड होता है, ऐसे बहुत से केसेस जो है फार्म पे मौजूद होते हैं। जानवर का वजन बिल्कुल कम, डल, दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है और बाहर से साफ पता चलता है कि जानवर जो है ना एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, ओपन माउथ ब्रीदिंग करेगा, मुंह खोल के सांस लेगा। तो ऐसे केसेस मौजूद होते हैं। अब उनमें इनमें रिकवरी के चांसेस 2 to 3% होते हैं, जानवर बमुश्किल ही रिकवर हो पाता है जो क्रोनिक। अच्छा, ये काफ सेक्शन में भी केसेस मौजूद होते हैं। काफ वाले तो मोस्टली कोई एक आधा हीफर सेक्शन में डाला जाता है, वरना काफ सेक्शन में ही उसकी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही उसकी डेथ हो जाती है। और जो है लार्ज एनिमल का सेक्शन, वहाँ पे भी ये केसेस मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि एक एंटीबायोटिक को स्टार्ट करते हैं, वो 3 से 4 दिन तक चलाते हैं। अब जैसे टाइलोसिन स्टार्ट करेंगे तो वो 3 से 4 दिन चलाएंगे, उसके बाद नई एंटीबायोटिक पे चले जाएंगे। अगर उसका रिजल्ट नहीं आया 3-4 दिन बाद, फिर एनरोफ्लॉक्सासिन, सेफ्टियोफर सोडियम, इस तरह जो है नेफ्लोर पे चले जाएंगे, ठीक है, तो ड्रग चेंज करते जाएंगे और आखिर पे हम ऑक्सीडिल पे चले जाएंगे। इस तरह एंटीबायोटिक हम बार बार चेंज करते जाएंगे 3-3, 4-4 दिन बाद। ये प्रोटोकॉल जो है फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे डायूरेटिक भी यूज करते हैं क्रोनिक नमूनिया के अंदर, ठीक है। अगर वो ड्रेंचिंग नमूनिया से मिल रहा है तो हम यूज करेंगे डायूरेटिक, ताकि यूरिन के थ्रू जो लंग्स के अंदर वाटर है उसको निकाल दिया जाए। उसके बाद साथ एक एंटीबायोटिक यूज करनी है, उसमें हम एनरोफ्लॉक्सासिन, टाइलोसिन, ट्राइबरसन, नेफ्लोर, ऑक्सीडिल और ये जो है एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। वेरी करते हैं कि 4-4 दिन के बाद ना हम एंटीबायोटिक चेंज करते जाते हैं। उसके साथ हमने एक यूज करना है एंटी हिस्टामिनिक, उसमें हम एवल भी यूज कर सकते हैं और फिनेरामिन मेलिएट, फिनरासिम के नाम से आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर जानवर को टेम्परेचर है या जैसे नमूनिया में जानवर को अगर पेन है तो उसके लिए हम साथ एक नसैड भी यूज करेंगे। तो वो मोस्टली नसैड, कीटोप्रोफेन और लाक्सिन वगैरह जो ट्राइक्योर के नाम से आती है वो यूज होती रही है वहाँ पे। उसके बाद अगर कोई जानवर वीक है, क्रोनिक डायरिया में चला गया है या वैसे डायरिया लग गया। अच्छा, एक और बात यहाँ समझने की ये है कि जो हमारे एरियाज में फील्ड में जो केसेस आ रहे होते हैं डायरिया के, उसके अंदर जो नॉर्मल फीसिस होते हैं फील्ड के अंदर वो इतने ज़्यादा जैसे हमें कॉन्स्टिपेटेड कह सकते हैं, खुश्क फीसिस होते हैं फील्ड के अंदर। और जब उसे डायरिया होता है, अब ऐसा डायरिया जिसको हम फील्ड के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जब फार्म लेवल पे हम जाएंगे वहां पे कंसंट्रेट जो डाइट के अंदर है कंसंट्रेट ज्यादा डाला जा रहा है। तो कंसंट्रेट ज्यादा डालने की वजह से जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो जो कंसंट्रेट जानवर खा रहे हैं उनके नॉर्मल फीसेस ही इस तरह होते हैं जिसको हम आम हालत में डायरिया कंसिडर कर रहे होते हैं। और जब ऐसे एनिमल को डायरिया लगता है तो वो बिल्कुल वाटरी डायरिया लगता है, पानी ही पानी बाहर निकल रहा होता है, तब जाके हम उसे डायरिया कंसिडर करते हैं। अच्छा, अगर डायरिया हो गया तो हम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल है इसके जो हम फॉलो कर सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी तो हमने करनी ही करनी है। अगर एक जानवर डल है, वीक है, उसने ऑफ फीड हुआ है, ठीक है, तो ऑफ फीड जानवर को हम कैसे चेक करेंगे? ऑफ फीड जानवर को हम इस तरह चेक करेंगे कि एक तो वो जानवर बिल्कुल डल पड़ा होगा और हम सीटी वगैरह मारेंगे, उसे बुलाएंगे तो वो रिस्पांस नहीं देगा, ठीक है। जो भी डिजीज जानवर होगा ना वो आपकी किसी भी मूवमेंट का रिस्पांस नहीं देगा, ठीक है। अब दूसरा ये करना है कि हमने उसके फीसिस चेक करने हैं थ्रू रेक्टम। अगर तो वो ऑफ फीड है तो उसके अंदर फीसिस नहीं होंगे। नॉर्मली ये होता है कि जानवर जितना मर्जी फीसिस पास आउट कर ले, जितना मर्जी गोबर कर ले, लेकिन उसकी रेक्टम के अंदर कुछ न कुछ हद तक फीसिस जरूर मौजूद होते हैं। लेकिन जो जानवर ऑफ फीड होता है उसके फीसिस एक तो ड्राई शक्ल में मौजूद होते हैं और अक्सर बेशतर तो मौजूद नहीं होते, बहुत कम होते हैं और बंदे को पता चल जाता है कि जानवर ऑफ फीड है और डिहाइड्रेटेड भी है। तो जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है वो ऑफ फीड जानवर में, कॉन्स्टिपेटेड में या डायरिया वाले में, तो वो सपोर्टिव का क्या प्रोटोकॉल बना हुआ है कि नॉर्मल सलाइन में वही ट्राइक्योर डाल दें ताकि अगर जानवर को कोई पेन वगैरह है तो वो भी खत्म हो, और ये IV लगा देनी है। उसके बाद 1000 ml में कैरासिल डालना है। 1000 ml में आप
लगा सकते हैं, हेपागार्ड लगा सकते हैं, एमीवाई काम लगा सकते हैं। फिर आप मेटाब्लेज जो है वो 200 से 300 ml ये डाल के, ये 500 से तकरीबन 600 kg के जानवर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तो जानवर का वेट कम या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप डोज रेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो डोज रेट है उसी के हिसाब से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर एवरेज आ रहे होते हैं वो 500, 600, 700 kg के आ रहे होते हैं। तो एक प्रोटोकॉल सेट किया होता है कि जी इतने ml ही डालना है, 50 तो वो 50 ही डाल देते हैं, ताकि वो बार बार डोज कैलकुलेट ना करनी पड़े और जानवर का तकरीबन एवरेज वेट भी सेम आ रहा होता है। इस तरह हम डेक्सट्रोज 25% लगा सकते हैं ताकि एनर्जी जो है जानवर को मिल जाए। और वी सेल हम लगाते हैं ताकि जो विटामिन ई और सेलेनियम है, ताकि जो जानवर की इम्यूनिटी है वो ठीक हो जाए। अच्छा, इसी तरह जब क्रोनिक डायरिया का केस आएगा तो फ्लैजल भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन फ्लैजल क्योंकि इसकी डोज बहुत ज़्यादा बनती है और ये कास्ट इसकी बढ़ जाती है, इस वजह से फार्म के अंदर जो है ना फ्लैजल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती थी। तो काफ सेक्शन में फ्लैजल का ज़्यादा इस्तेमाल था, लेकिन बड़े जानवरों में क्योंकि इसकी डोज बहुत ज़्यादा बनती थी और महंगी पड़ जाती थी, इस वजह से फ्लैजल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसमें क्या है कि एक तो पहले नंबर पे स्पोर्टिव थेरापी, जो ये मैंने अभी आपको लिस्ट सुनाई है, तो ये एक स्पोर्टिव थेरापी हमने करनी है। उसके बाद हमने एक कोई एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, ट्राइवर्सन यूज़ कर सकते हैं, नेफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने एंटीबायोटिक और उसके बाद हमने एट्रोपिन यूज़ करना है। एट्रोपिन जो है ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देता है, तो इससे डायरिया रुक जाता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं एट्रोपिन के डायरिया के केसेस में। तो हमने एट्रोपिन यूज़ करना है, साथ हम वी सेल का एक शॉट लगाएंगे और हमने नो स्कोर यूज़ करना है। नो स्कोर फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा, एक एनिमल जब जिससे क्रोनिक डायरिया का आता था केस तो तकरीबन 400 से 500 ml से नो स्कोर पिला दिया जाता था, तो इसका भी अच्छा रिजल्ट है। नो स्कोर और एट्रोपिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है डायरिया के केसेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद पिंक आई की केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे काफ सेक्शन के अंदर, और बड़े जानवरों में भी थे। इसकी मैंने पिंक आई की जो ट्रीटमेंट करते हुए वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और अब इसका पिंक आई है क्या, ये मोरेक्सेला बोविस एक बैक्टीरिया, उसकी वजह से होती है डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आँख का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, रेडिश कलर की आई हो जाती है और स्वेलिंग होती है काफ़ी, और जानवर को नज़र नहीं आता। एट दी एंड अगर इसको विदाउट ट्रीटमेंट छोड़ दिया जाए तो जानवर को है ना ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। अगर तो ये ट्रीटमेंट इसका थोड़ा लेट करेंगे तो शॉर्ट टर्म ब्लाइंडनेस होगी, जानवर क्योर भी हो सकता है। अगर इसको हमने बगैर ट्रीटमेंट के छोड़ दिया तो जानवर कंप्लीट ब्लाइंड भी हो सकती है एक आंख। अच्छा, अब ये मोरेक्सेला बोविस इसका गैस्ट्रिक एजेंट है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। इसमें हमने ये करना है कि एक 20 ml सिरिंज लेके उसमें तकरीबन 12 ml हमने भर लेनी है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5%, और उसमें हमने 7-8 ml जो है वो भर लेना डेक्सामेथासोन। ये हमने जानवर की जो आंख है, अब ये जो आंख है इसके ऊपर ये जो सब कट मौजूद है, इसके अंदर हमने नीडल से लगाना है। ठीक है, आधा हमने ऊपर लगा लेना है और आधा हमने आंख के नीचे लगा लेना है, और 1 से 2 ml हमने आंख के अंदर छिड़क देना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब ये डिजीज़ होती है पिंक आई और जानवर को हम धूप में रख दें, ठीक है, उसके आंख में लाइट पड़ती रहे तो ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो हमने बेसिकली जानवर की आंख जो है इसको क्लोज करना है। तो हम आंख के ऊपर भी ये इंजेक्शन भरेंगे और नीचे भी लगाएंगे, तो प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक ऐसे जैसे लगेगा ट्यूमर सा बन गया ऊपर, तो आंख ऊपर यहाँ तक सारी फिल हो जाएगी, नीचे भी, तो प्रेशर की वजह से आंख बंद हो जाएगी, इसमें रोशनी भी जाना बंद हो जाएगी और जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया हैं वो भी नहीं जा सकेंगे। तो जब ये 2 से 3 दिन के लिए आंख बंद रहेगी तो आपने परेशान नहीं होना इससे कि आंख बंद क्यों हो गई है। तो ये प्रेशर हमने खुद क्रिएट किया है आंख को बंद करने की, ये बेहतरीन रिजल्ट है। उसके साथ हम विटामिन AD3 का एक शॉट लगा देंगे। आपको पता है कि विटामिन ए जो है ये देखने में इसमें ज़्यादा रोल है इसका, अगर इसकी कमी हो तो जानवर ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। तो विटामिन AD3 का हमने एक शॉट लगाना है। 4-5 दिन हमने देख लेना है, अगर तो जानवर क्योर हो गया ठीक, नहीं तो इन दोनों का विटामिन AD3 का और जो है इसका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेक्सामेथासोन मिक्स करके इसका एक और शॉट हमने लगा देना है। एक से अगर हम 2 ट्रीटमेंट हमने इस तरह कर दिए तो जानवर तकरीबन 95% चांस है कि जानवर ठीक हो जाता है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है पिंक आई का। अच्छा, उसके बाद ब्लडी डायरिया, इसके केसेस भी आते हैं, ब्लैक डायरिया के केसेस भी आते हैं क्लस्ट्रीडियम की वजह से। तो उसमें हमने क्या करना है, एक तो हमने स्पोर्टिव थेरापी, उसके साथ हमने नो स्कोर, जिस तरह मैंने डायरिया का आपको बताया, वी सेल
उसके बाद हमने एक इसमें एडिशन ये करनी है कि हमने विटामिन के का इस्तेमाल करना है। और जो है एंटीबायोटिक, उसमें हम जब ब्लैक डायरिया और ब्लडी डायरिया के केसेस आते थे तो हम पीपीएस यूज करते थे, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाला जो ग्रुप है। तो पीपीएस के जो बेहतरीन रिजल्ट हैं ब्लैक डायरिया और ब्लडी डायरिया के अंदर। और साथ क्योंकि जब डायरिया हो रहा है तो एंट्राइटिस की वजह से, तो साथ हमने एक नसैड भी यूज कर देनी है जिसमें लाक्सिन और मिलाक्सिक है। अच्छा, ये तो वो केसेस थे जो रूटीन में मेरे होते हुए वहां आ रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं, जैसे जानवर ने काविंग की, पार्चुरेशन यानी कि बच्चा दिया, तो उसके बाद उस पर फौरन एक प्रोटोकॉल लगाया जाता है ताकि जानवर को रिटेन्ड प्लेसेंटा से बचाया जा सके, और जानवर को मेट्राइटिस से बचाया जा सके, और जानवर को एंडोमेट्राइटिस से बचाया जा सके। ये डिजीजेस हम फार्म लेवल पे इंतजार नहीं करेंगे कि ये डिजीजेस आए और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ, ये प्रिवेंटिव मेजर हमने फॉलो जरूर करने हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो 100% चांस है कि जानवर को वो डिजीज नहीं आएगी। रिटेन्ड प्लेसेंटा के प्रोटोकॉल फॉलो करने के बावजूद भी केस आते हैं, और मेट्राइटिस के केस भी होते हैं, एंडोमेट्राइटिस के भी होते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल सेट करने से ये होता है कि अगर 20 जानवर हैं उनको ये आनी थी डिजीज, तो वो तकरीबन 15 जानवर जो हैं वो उससे बच जाते हैं, और 5 जानवरों में वो फिर हम दोबारा डिजीज को ट्रीट करके फिर क्योर कर लेते हैं। तो अब आफ्टर पार्चुरेशन प्रोटोकॉल वो क्या है? जो बड़ी गाय है, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा उसने बच्चा देना है, उसकी पेटी तीसरी चौथी है, उसमें प्रोटोकॉल और है, एक दो चीज़ों का फर्क है। और जो फर्स्ट हीफर है उसका प्रोटोकॉल और है। अब पहला तो हमने उसे लगाना है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। साइक्लोमेट हम डबल डोज करके लगाएंगे। डोज इसकी बनती है तकरीबन एक जानवर में 2 ml, तो हमने 4 ml जो है इंट्रामस्कुलर लगा देना है। अब साइक्लोमेट में क्या है? क्लोप्रोस्टिरोल सोडियम, इसकी डोज बनती है 263 mcg। अब 5 ml हमने ऑक्सीटोसिन लगा देना है, ये हमने आईवी कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इंट्रा यूट्राइन पेसरीज रख देनी है, जिसमें यूट्रावेट के नाम से गोली आती हैं, वो हम 8 टेबलेट जो हैं वो एक जानवर के अंदर हम यूट्रस के अंदर हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वी सेल का एक इंजेक्शन लगाना है। अगर एक 500 से 600 kg का एनिमल है तो हम 15 ml उसमें लगा देंगे। उसके बाद हमने एक मिल्फोन सी की बोतल लगा देनी है, 300 ml की जो आती है, सबकट हमने कर देनी है ये। उसके बाद एक हमने डेक्सट्रोज की 1000 ml की, डेक्सट्रोज 25%, वो बोतल लगा देनी है। उसके बाद हमने ग्लाइकोल पिलाना है 400 से 500 ml। इससे ये होता है कि जानवर की जो एनर्जी है वो मेंटेन हो जाती है। उसके बाद जब जो जानवर कंसंट्रेट खा रहे होते हैं, और डेयरी सेक्टर पे एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब जानवर एक बच्चा देता है तो उसके बाद एलडीए और आरडीए के लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म और राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, काफी केसेस आते हैं। इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इस केस को कि इसको कैसे डील करना है। तो उससे बचने के लिए ना इन्होंने ये प्रोटोकॉल सेट किया हुआ था कि ग्लाइकोल भी पिलाते थे साथ, और कीटोसिस से भी बचने के लिए, क्योंकि बच्चा देने के बाद कीटोसिस के होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। कीटोसिस के एलडीए के, आरडीए के, पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिन्यूरिया के, मेट्राइटिस के, एंडोमेट्राइटिस के, ये वो डिजीजेस हैं जो बच्चा देने के बाद आ रही होती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमने ये प्रोटोकॉल सेट करना है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन लगाएंगे कार्पस ल्यूटियम को, जो रिग्रेस करवाएगा जल्दी, और ऑक्सीटोसिन जो है ये फोर्सफुल कंट्रैक्शंस करवाएगा यूट्रस की, ताकि जो भी मटेरियल अंदर मौजूद है वो बाहर निकल आए, और एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस के जो चांस हैं वो कम हो, और रिटेन्ड प्लेसेंटा के चांसेस भी कम हो। उसके बाद मिल्फोन सी, आपको पता है कि जब जानवर पार्चुरेट किया है तो उसने अब बोली भी देनी है, यानी कि क्लास्टम, तो उसमें कैल्शियम की काफ़ी हद तक मिकदार निकल जाएगी। और इस कैल्शियम को की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम टाइम से ही मिल्फोन सी लगा देते हैं। हम वेट नहीं करते कि जानवर जो है वो मिल्क फीवर की तरफ जाए, तो उससे मिल्क फीवर से बचने के लिए हम पहले ही उसे कैल्शियम थेरेपी कर देते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो बड़ी गाय के लिए सेट किया गया है। अब इसमें एक और शार्ट भी लगाना है, विटामिन AD3 का जो शार्ट है वो भी 15 ml का हमने साथ लगाना है। अच्छा, जो हीफर है उसमें हम साइक्लोमेट यूज करेंगे, ऑक्सीटोसिन यूज करेंगे, पेसरीज यूज करेंगे, वी सेल यूज करेंगे, और साथ हमने एक एंटीबायोटिक भी लगानी है, सेफ्टियोफर। ये एंटीबायोटिक ऊपर बड़ी गाय में भी हमने यूज करनी थी और इसमें भी। सिर्फ विटामिन AD3 का जो शार्ट है, क्योंकि जो फ्रेश हीफर है उसे इतना मसला नहीं है कि उसकी हड्डियां कमजोर हों, कैल्शियम की उसे कमी हो, तो हम कैल्शियम भी यहाँ पे स्किप कर सकते हैं और विटामिन AD3 भी हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं।
बाकी जो प्रोटोकॉल है जिसमें साइक्लोमेट हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, इंट्रायूट्राइन पेस्ट्रीज होंगी, एंटीबायोटिक होगी, तो ये हमने दोनों में लगानी है। और जो विटामिन A, D3 और कैल्शियम वगैरह है वो हम स्किप कर सकते हैं हीफर में, क्योंकि उसके अंदर मिल्क फीवर के चांसेस कम होते हैं। मिल्क फीवर मोस्टली 3rd 4th लैक्टेशन वाले जो एनिमल होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हम उनमें मिल्फोन C और विटामिन A, D3 यूज़ करेंगे, और जो हीफर है उस पर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हैं जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है कि जो जब जानवर हमने ड्राई करना है तो हमने ड्राई कैसे करना है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जानवर ड्राई कब करना है। तो जानवर ड्राई हमने करना है 7वें महीने के पे जाके 60 दिन जब पार्चुरेशन में रह जाएंगे तो जानवर को हमने ड्राई कर देना है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, ताकि जो मेमोरी सेल्स हैं वो एक बार रिग्रेस हो जाएं और उसके बाद नए सिरे से फ्रेश मेमोरी सेल्स बने। जब जानवर पार्चुरेशन पे हो, नेक्स्ट काविंग पे हो, तो उसके जो सारे सेल्स हैं वो सारे उनकी रीजनरेशन हो कि वो नए सेल्स सारे बन चुके हों। तो इस वजह से हम ड्राई करते हैं जानवर को। अब ड्राई करना कैसे है, ड्राई करने से पहले हमने एक टेस्ट है कर्बा टेस्ट, मेस्टाइटिस के लिए किया जाता है। हम ये कर्बा टेस्ट भी कर सकते हैं, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट भी कर सकते हैं, सरफील्ड मेस्टाइटिस भी करते हैं। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन था कर्बा सोल्यूशन, जामुनी कलर का एक सोल्यूशन है। तो ठीक है, इसके साथ जैसे ही वो कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट का प्रोटोकॉल प्रोसीजर है, वैसे ही हमने इसका एक प्रोसीजर है कर्बा टेस्ट का, वो हमने कर देना है। अगर तो वो फुटकियां सी बन गई हैं, ठीक है, वो एक पसनुमा शेप बन गई है उसके अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो वो हम बता देंगे कि ये मेस्टाइटिस है। अब मेस्टाइटिस जो है ये हमने प्रेगनेंसी के दौरान ही हमने चेक करते रहना होता है कि ये मेस्टाइटिस जो है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस का ही ना हो। मोस्टली केसेस में यूं ही होता है कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिर लीड करती है, जैसे ही जानवर बच्चा देता है फिर ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस की तरफ आ जाती है। तो हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही एंडोमेट्राइटिस को जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है उसको पकड़ना है और वहीं पर उसे ट्रीट करना है, ताकि वो क्लिनिकल मेस्टाइटिस की तरफ जाए ही ना। तो इस वजह से ड्राई करने से पहले ही कर्बा टेस्ट या हम कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट करेंगे। उसके बाद ड्राई करने से पहले हम जानवर को ड्राई करने तो जा रहे हैं, क्या वो वाकई ही प्रेग्नेंट है कहीं। अब जो प्रेगनेंसी चेक करते हैं वो फार्म के अंदर हम क्या करते थे कि एक तो हमने 30, 31, 32 पे यहाँ पे हमने करना है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये इसे हम कहेंगे फर्स्ट पीढ़ी। जानवरों की फार्म पे 3 पीढ़ी की जाती है। फर्स्ट पीढ़ी इतने दिन पे, उसके बाद जो सेकंड पीढ़ी है वो तकरीबन 98 से लेके 120 दिन यहाँ तक जो है वो सेकंड पीढ़ी की जाएगी, वो थ्रू रेक्टल प्रिपरेशन की जाएगी, पहली अल्ट्रासाउंड के जरिए, दूसरी रेक्टल प्रिपरेशन के जरिए। उसके बाद जो थर्ड पीढ़ी है वो ड्राई करते वक्त करेंगे कि कहीं जानवर ने अबार्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि अबार्शन के केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रूसिलोसिस के केसेस भी उनके अलहदा सेक्शन बनाए होते हैं कि जो जो ब्रूसेला वाले होते हैं, तकरीबन आधा फार्म तो ब्रूसेला इफेक्टेड होता है, तो उन अबार्शन उनके केसेस भी बहुत आते हैं फार्म के अंदर। तो इस वजह से हम थर्ड पीढ़ी भी जरूर करते हैं कि कहीं जानवर ने अबार्ट तो नहीं कर दिया। तो जिसने अबार्ट किया होगा उसको फिर अलग से प्रोटोकॉल उसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हमने कर्बा टेस्ट करके उसके बाद हमने पीडी टेस्ट करना है, कंफर्म कर लेना है कि वाकई प्रेग्नेंट है। उसके बाद हम वी सेल का एक इंजेक्शन लगाएंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, विटामिन ई और सिलीनियम, ठीक है, ये दोबारा 15 ml लगाएंगे। उसके बाद एक डिवर्मर है नाइट्रोक्सिल, ये इंट्रामस्कुलर यूज होता है। प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं है इसका, ठीक है। जो अक्सर ये कहा जाता है कि डिवर्मर्स का प्रेगनेंसी पे ज्यादा असर, तो ये जो नाइट्रोक्सिल यहाँ पे 34% यूज किया जा रहा है, 15 ml जो ऐसे सब कट कर देते हैं, तो इसका कोई प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद इंट्रा मेमरी ट्यूब्स अवेलेबल हैं, सेप्राविन के नाम से अवेलेबल है, आईसीआई की है, और सीफासेक के नाम से मुस्तफा ब्रदर की है। ये ट्यूब्स हमने 4 ट्यूबें हमने चढ़ा देनी है थनों के अंदर, हर थन के अंदर एक ट्यूब हमने चढ़ा देनी है। तो ये जानवर को ड्राई करने का प्रोटोकॉल है जो कि अतहूर डेयरी फार्म पे ना फॉलो किया जाता है। तो ये था जो हॉस्पिटल सेक्शन का मेरा एक्सपीरियंस, ये केसेस आए वहाँ पे, और ये जो प्रोटोकॉल हैं ये फॉलो किए जाते थे।